एक गांव में सावित्री देवी अपने बेटे हरीश और बहू गरिमा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। हरीश भी अब बड़ा हो गया था, लेकिन वह बहुत कामचोर था। सावित्री देवी ने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े का काम करके अपने बेटे को बड़ा किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वह इतना कामचोर होगा। सावित्री देवी की बहू गरिमा बहुत अच्छी थी। सावित्री देवी का यूं लोगों के घरों में जाके काम करना गरिमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अच्छा अच्छा खाना और दिन भर सोना, यही हरीश की आदत बन गई थी। एक दिन की बात है। अरे, अब उठ भी जाओ, सूरज सर पे चढ़ गया और तुम्हारी तो नींद ही नहीं होती। देखो ना, माँ जी सुबह सुबह लोगों के घरों में काम करने चली गई। तुम्हें तो कुछ लाज लिहाज है नहीं। अरे क्या सुबह सुबह मधुमक्खी के जैसे मेरे सर पे भिन कर रही है। थोड़ी देर और सोने दे, फिर उठ जाता हूँ। जल्दी उठ के काम ढूंढने जा रहे हो कि करूँ तुम्हारा इलाज? हाँ गरिमा, काम ढूंढने तो जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। कहाँ से दूध चाय बना के? घर में ना दूध है ना शक्कर। एक गिलास ठंडा पानी पियो और चलो जाओ घर से बाहर। हरीश अपनी पत्नी की डांट खाने के बाद काम ढूंढने के लिए गांव में जाता है। हरीश काम की तलाश में गांव में सबसे बड़े जमींदार सेठ पन्ना लाल के घर पहुंच जाता है। सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाता तो आपका बहुत एहसान होगा। अरे तू तो हरीश है ना, सावित्री देवी का बेटा। हा, 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 हा। तू कब से काम करने लगा? अगर फिर भी तुझे काम करना है तो खेत में गन्ने पके हुए हैं, उन्हें काट कर गट्ठर बना के एक जगह रख दे। अरे नहीं नहीं सेठ जी, ये काम तो बहुत कठिन है, ये मुझसे नहीं होगा। थोड़ी देर काम ढूंढने के बाद हरीश वापस आ जाता है। उस दिन सावित्री देवी जब काम करके घर वापस आती हैं, तो हरीश से कहती हैं, हरीश बेटा, अब मैं पूरी हो गई हूँ। मेरी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करके तुम दोनों का पेट भर सकूं, और घर में आमदनी का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। बेटा, अब समय आ गया है कि तुम कोई मेहनत मजदूरी का काम कर लो। कल चल के तुम्हारी कोई औलाद होगी, तुम्हारा परिवार बड़ा होगा। अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो तुम अपने परिवार को क्या खिलाओगे? माँ, मैं तो रोज गांव में काम ढूंढने जाता हूँ, लेकिन काम इतना कठिन होता है कि मुझसे होता ही नहीं। तो मैं क्या करूँ? अगर थोड़े बहुत पैसे मिल जाते तो अपनी एक दुकान खरीद कर उसी में बैठ कर ग्राहकों को सामान बेचता। बस यही कर सकता हूँ, बाकी तो दूसरा काम मुझसे होगा नहीं। सावित्री देवी घर के अंदर जाती है और कुछ पैसे अपने बेटे को देते हुए कहती है, मैंने कुछ पैसे इकट्ठे करके रखे थे कि कभी ये तेरे काम आएंगे, लेकिन इन पैसों की तुझे जरूरत है तो मैं तुझे ये पैसे दे देती हूँ। इन पैसों से तू कोई काम धंधा शुरू करके अच्छी तरह से कमाने लगी तो मेरी भी चिंता दूर हो जाएगी। लेकिन बेटा, याद रखना, ये पैसे मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। अब तुझे देने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मैं यही आशा करती हूँ तू ये पैसे जहाँ भी लगाना, बहुत सोच समझ के लगाना। हरीश उन पैसों को लेकर बाजार पहुंच जाता है। माँ जी, आपको पता है ना इनकी आदत, फिर भी आपने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इन्हें दे दी। पता नहीं ये उन पैसों से क्या खरीद के लाएंगे। हरीश देखता है कि एक चूड़ी वाला चूड़ी बेच रहा है और बाजार में सबसे ज्यादा लंबी लाइन उसी की दुकान के सामने लगी। वह उन पैसों से चूड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठर खरीद लेता है और वहां से आगे बढ़ता है। वह वहां से 2 कदम आगे बढ़ता है तो देखता है एक दुकान पर उससे भी ज्यादा भीड़ लगी है और वहां पर भारी संख्या में लोग सामान खरीद रहे हैं। हरीश चूड़ियों का गट्ठर लेकर दुकान के सामने पहुंचता है तो देखता है कि उस दुकान में पायल और घुंघरू बिक रहे हैं। अरे वाह, इन घुंघरुओं की आवाज तो कितनी अच्छी है। मैं ऐसा करता हूँ, ये सारी चूड़ियों का गट्ठर दुकान वाले को दे के मैं उससे सारे घुंघरू खरीद लेता हूँ।
और इसी का व्यापार करूंगा। वह चूड़ियों का पूरा गट्ठर देकर थोड़े घुंघरू खरीद के खुशी खुशी घर वापस जाने लगता है। हरीश अब पैदल चल के बहुत थक गया था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है और घुंघरू वहीं अपने पास में रख देता है। इधर शाम होने लगती है और हरीश घर वापस नहीं पहुंचता तो उसकी माँ को उसकी चिंता होने लगती है। अरे बहू, मुझे तो हरीश की बहुत चिंता हो रही है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं जाके देखती हूँ कि वो कहाँ रह गया जो अभी तक घर वापस नहीं आया। अरे माँ जी, आप अकेले क्यों जाएंगे ढूंढने के लिए, मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। दोनों हरीश को ढूंढते ढूंढते उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जहाँ पर हरीश बैठकर आराम कर रहा था। वहाँ हरीश तो नहीं था, लेकिन उसके जूते वहीं पर पड़े थे। माँ जी देखो, ये तो हरीश के जूते हैं। अरे बहू, अगर जूते यहाँ हैं तो हरीश भी यहीं आसपास ही होगा। गरिमा की आवाज सुनकर हरीश कहता है, गरिमा, मैं यहाँ हूँ, इस पेड़ के अंदर। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मुझे एक चुड़ैल ने पकड़ लिया है। अगर तुम लोग यहाँ रुकोगे तो वो तुमको भी पकड़ लेगी। लेकिन आप इस पेड़ के अंदर कैसे चले गए और चुड़ैल ने आपको कैसे पकड़ लिया? अरे मैं तो घुंघरू का व्यापार करने के लिए बाजार से घुंघरू खरीद के ला रहा था। मुझे क्या पता था इस पेड़ में घुंघरू वाली चुड़ैल रहती है। उसने मुझे पकड़ के इस पेड़ के अंदर बंद कर दिया है। अब वह मुझे बहुत जल्दी मार डालेगी। माँ जी मैं इस पेड़ के अंदर जा रही हूँ, आप जल्दी से गांव वालों को बुला लो। गरिमा जैसे ही पेड़ के अंदर जाती है तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अच्छा, तो तू इसे बचाने आई है, अब इसके साथ साथ तुझे भी मैं कच्चा खा जाऊंगी। लेकिन तुम हमें मारना क्यों चाहती हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कभी मैं भी घुंघरू पहनती थी और मुझे घुंघरू पहनने का बहुत शौक था, लेकिन गांव वालों की वजह से मुझे इस पेड़ पे लटक के अपनी जान देनी पड़ी। तब से मैं घुंघरू वाली चुड़ैल बन गई और जो भी ये घुंघरू देखेगा मैं उसे मार डालूंगी। चुड़ैल जैसे उन्हें मारने की कोशिश करती है तभी सावित्री देवी गांव के लोगों को लेके वहां पर पहुंच जाती है और उस पेड़ में आग लगा देती है। आग लगाती चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।